हेलो बच्चों, मैं डीके सर क्लास 10 के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव मैथ का ऑब्जेक्टिव क्लास लाया हूं। 10 क्लास के क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव मैं सॉल्व करूंगा, जिससे 10 क्लास के बच्चों को लाभ मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मैथ में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करें। चलिए हम शुरू करें क्वेश्चन बैंक से। 2020 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन थीटा। यह एक सूत्र है बेटा, आपको यह याद होना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है 2 साइन थीटा बराबर 1, आपको लिखा हुआ है 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न को आपको सीधे बनाना है बेटा। 2 साइन थीटा बराबर 1 है, तो आप यहां पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/2। साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। आपको इसमें आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार बराबर क्या होता है, तो आधार बराबर वही सूत्र कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, कर्ण दिया है तो बस कर्ण का वर्ग कर लीजिए 4 और 1 का वर्ग 1, दोनों को घटा लीजिए, आपका आ गया √3, यानी कर्ण का मान आधार का मान आ गया √3। अब सुनिएगा, आपको बनाना है 3 कॉट थीटा बराबर होता है आधार बाई लंब। आधार का मान है √3, तो आपने यहां पे रख दिया √3, इसका स्क्वायर करना है और प्लस 3 लिखना है। तो 3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 1 तो 3 हो जाएगा, और यह 3, तो 3 के 9 और 3, और आपके पास हो गया 12। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आप आगे देखेंगे, आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो बेटा ये याद रखिएगा कि संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। यह आपको याद होना चाहिए, असंभव घटना की प्रायिकता आपके पास 0 होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक कौन से हैं। आपको शून्यक बताना है। तो बेटा जी कभी भी शून्यक बताना हो और शून्यक हमेशा युग में आपके पास दिया रहता हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पे सूत्र लेना है, या तो योग वाला या तो गुणनफल वाला। तो पहले आप गुणनफल वाला लेते हैं। तो गुणनफल में होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बाई ए। तो हमारे पास c है -12 और a हमारे पास a मतलब x स्क्वायर का गुणांक नहीं है, यानी 1 है, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आपके पास हो गया -12 बटा में 1, -12 लिखते हैं। अब देखिए कि इन युग में से, इन जो युग में दिए हैं, इनका गुणा करने से -12 आता है। देखते हैं, इसका गुणा करेंगे तो √2 और √2 में गुणा हो गया, तो आपका हो गया 1 2 और 1 2 और 3 में गुणा होगा तो -6 होगा। दूसरा हम देखते हैं, इसको गुणा करते हैं तो √2 से √2 कट जाएगा, बच जाएगा -3, ये भी नहीं हुआ। यहां पे देखते हैं तो ऊपर में हो जाएगा -3 और √2 से गुणा खाली 2 और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये भी नहीं आया। अतः ये तीनों नहीं सही है, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। एकदम सिंपल सा उत्तर बाबू जान लो कि पहले आप गुणनफल से जांच करेंगे, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो गुणनफल मिल गया, अगर दो तरह के दो सॉल्यूशन मिल रहे हो तो योगफल का भी जांच करेंगे। अगला, वृत्त की बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है ना बाबू, वह व्यास होता है। सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखिए बेटा जी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इस तरह की आकृति का प्रयोग करो। सिंपल, यह आपको थोड़ा समझने के लिए है। यह आपका हमेशा लंब का बोध करेगा और यह आपका आधार का बोध करेगा, और ऐसा प्रश्न का हमेशा tan थीटा का प्रयोग करें। देखिए यह लंबाई होगी और यह छाया होगा। यहां पे बोला है 12 मीटर ऊंचा खंभा है, तो यह 12 हो गया, और जमीन पर पड़ा छाया है 4√3 बाबू, 4√3 है। अब आपको बताना है कोण का मान, तो कुछ नहीं करिए, tan थीटा में क्या होता है आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बाई आधार। तो लंब का हो गया मान 12 और आधार का मान हो गया 4√3।
अब आप देखिएगा ध्यान से, 4 से 12 कट गया 3 बार में, और √3 से 3 कट गया √3 बार में। तो बताइए tan कितने डिग्री का मान √3 होता है? तो आपको अच्छी तरह से पता है कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, अतः इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। सिंपल सा मैथ है बेटा, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं और आप इसे आसानी से बना भी सकते हैं। सिंपल तरीके से आप बनाएंगे, यहाँ पे आप 12 लिखेंगे, यहाँ 4√3 लिखेंगे, 12 से 4 12, 4 3 से हो जाएगा। अब ये √3 से √3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा √3। ये रहा आपका आंसर। यहाँ से ही पता चलेगा, जब √3 बचेगा तो tan 60 लगाएंगे, खाली 1/√3 बच जाता तो 30 लगा देते, और 1 बच जाता तो आप 45 लगा देते। इस प्रकार से मैथ बनता है। अब यहाँ पे देखिए, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। तो cos A प्लस B का मान बताइए। कितना सुंदर क्वेश्चन है, देखिएगा। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का होने का मतलब उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा और दो कोण न्यून कोण होगा, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री जिसमें 90 निकल गया, तो जो हमारे पास कोण बचे उन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90। अतः पूछा गया है cos A प्लस B का मान, तो cos A प्लस B का मान। अब आपको C 90 है तो A और B को जोड़िएगा तो 90 ही ना होगा, और cos 90 का मान होता है 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। cos 90 का मान होता है 0। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन के पास। आप ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा बहुत ही खूबसूरत है, क्वेश्चन नंबर 8। आप इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि बिंदुओं 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी निकालो। बेटा जी ये दूरी सूत्र से बनेगा। दूरी सूत्र तो आपको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही हमारा दूरी सूत्र होता है बेटा जी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसको ध्यान से देखिए, जिससे हमको लेना है कि माइनस, देखिए दूरी सूत्र में लेना है आपको x2, तो x2 है -2 -x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 3 है -3 है इसका होल स्क्वायर। बेटा जी आप ध्यान से देखेंगे तो -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर, और √3 में से √3 में से 3 घटेगा 0 का स्क्वायर। आपको बेटा पता है कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 का स्क्वायर 16, और ये तो 0 हो जाएगा तो इसका वर्गमूल 4 होगा। एक बात याद रखिएगा जो आपको समझना है कि चोर चोर मौसेरा भाई आपस में ही जुड़िए जाए, चिन्हवा एजी उहे लिखाई। इसका अर्थ हुआ बेटा कि दोनों चिन्ह सेम है तो उसका ये जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस ही लिखाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इतना खूबसूरत है, पूछिए मत। क्या है सर कि एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी हमारा जो तुलना है बेलन और शंकु में है, बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याएं 3:4 है, तो और उनकी ऊंचाई 2:3 है। तो बेलन के आयतनों का, बेलन के आयतनों का, देखिए यहाँ पे खाली बेलन लिखा है तो बेलन और शंकु दोनों लिखना था, ये छूटा हुआ है। तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात बताएं। तो बेटा जी याद रखिएगा बेलन की बात हो रही है और शंकु की बात हो रही है बेटा। तो यहाँ पे बेलन के लिए होता है पाई r स्क्वायर h, और शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई सेम है, पाई कटा दीजिए, पाई दोनों में सेम है, इसका वैल्यू सेम है। अब चलते हैं आगे देखते हैं। 1/3 है तो नीचे वाला 3 को ऊपर ले जाइए, 3/1 कर लीजिए। r का मान, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात दिया है बेटा। तो ये पहला त्रिज्या पहला का है, दूसरा त्रिज्या दूसरे का है, तो पहला बेलन में चला जाएगा 3 और स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा जाएगा, और दूसरा जो त्रिज्या है वह शंकु का है तो वो भी 2 बार लिखा जाएगा। अब चलते हैं आगे। ऊंचाई 2:3 है, तो पहला ऊंचाई ऊपर वाला का है, दूसरा ऊंचाई नीचे वाला का है, 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। अब यहाँ पे यह 3 से 3 कट गया और 3 से 3 कट गया,
अब देखेंगे बेटा जी, अब ऊपर से कोई नहीं कट रहा है, तो तितरी के 9 9 दूनी 18 हो गया, और यहाँ पे चचौ के 16 हो गया। अब इस प्रकार से हमारे पास आ गया। अब इसको तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी तोड़ सकते थे, यहाँ पे भी तोड़ सकते हैं। 18 का हो जाएगा 9 और 16 का हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से आ जाएगा 9:8। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका ऑप्शन है 9:8। इस तरह से आपको बनाना है बेटा। यहां पे देखिए लिखा हुआ है 3, 4, 5, 17 तथा x का मान 6 हो तो x का मान निकालिए। बाबू यहाँ पे x का मान निकालना है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो जिसमें इस तरह से संख्या देकर मान पूछा हो, कि मान भी दिया हो, पूछा जाए कौन सा मान होगा, तो उसको कुछ नहीं करना है। मान कितना है, मान कितना है बताइए, मान 6 है, तो आपको लिखना है 6। बहुत सुंदर। उसके बाद गिनिए कितने संख्याओं का माध्य हो, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, फिर लगा दीजिए माइनस। उसके बाद x को छोड़कर जो संख्या है उन्हें जोड़ लीजिए। 17 और 3 20 और 5 25 और 9 29। अब इस 29 को इसमें से घटा लीजिए, बस बेटा ध्यान दीजिएगा, इस 29 को इसमें से घटा लीजिए, तो 6 5 30 और 30 में से 29 घटेगा तो कितना आएगा, 1। इसका आंसर होगा 1। इतना छोटा सा सवाल था बेटा, समझिए ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होते हैं। अब मैथ ओइबे करी बेटा, ओइबे करी, आप ध्यान से देखिए बस। 6 इनकी संख्या कितनी है सर, 1 2 3 4 5, वैसे एकदम 6 गुणे 5 माइनस x को छोड़कर इस सभी संख्याओं का जोड़, बस घटा लीजिए, आपका आंसर। कभी भी इस तरह का प्रश्न दे जो अज्ञात का मान पूछ दे, माध्य में हो, तो आप ऐसे बना लीजिए। इसने पूछा है बहुलक। बहुलक मतलब जो संख्या बार बार आए, जिसकी बहुलता हो, उसे बहुलक कहते हैं। तो बहुलक इसमें कौन होगा, आप ध्यान से देखिए कौन ज्यादा बार आया है। 7 7 7 7 3 बार आया है। इस अंकों के समूह में 7 3 बार आया है, इसलिए बहुलक इसका 7 होगा। 13 और 19 के बीच समानांतर मान, बेटा जी कभी भी समानांतर मान पूछ दे, दो संख्याओं के बीच के समानांतर मान पूछा जाए, तो बस इन दोनों को जोड़ लीजिए। 19 और 13 को जोड़ लीजिए। 19 और 13 को जोड़िएगा तो 32 होगा, और 32 में 2 से भाग कर दिए। जी हाँ, माध्य बराबर क्या होता है, पेक्षों का कुल बटा पेक्षों की संख्या, तो दो संख्याओं को जोड़ दिए, 2 से भाग कर दिए, आपका आ गया 16। तो आपका इसका आंसर होगा 16। समानांतर मार्ग में क्या करना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देना है, निकल जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको आगे करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण, यहां पे ध्यान से देखना है बाबू, कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान निकालिए। मूल बराबर होने पर p का मान, तो कभी भी मूल बराबर देकर और आपसे कहे कि p का मान निकालिए, तो आप जान लो कि उस समय होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कब, जब मूल बराबर होता है तो। अब यहां पे देखेंगे b, इस समीकरण में आपका b का मान है माइनस p, तो यहां पे लिख देंगे माइनस p का स्क्वायर माइनस 4। a का मान है आपका x स्क्वायर का गुणांक को a कहते हैं और उसका मान है 1, और c गिनती वाला पद आपका 4 है और चल पद 4 है, तो आप 4 लिख देंगे बराबर 0। यहां पे आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस और p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस चचौ के 16 बराबर 0 p स्क्वायर। यह 16 दूसरे पक्ष में जाएगा तो यह प्लस 16 हो जाएगा, और खाली p की बात करेंगे तो यह p का स्क्वायर तो इधर जाएगा करनी कर देगा, और करनी के आगे प्लस माइनस दोनों लग जाते हैं, और तब p प्लस माइनस और 16 का वर्गमूल 4 होता है, और तो यहां पे हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। अगला है a और b अभाज्य संख्याएं है तो a और b का लसक क्या होगा। तो कभी भी प्रश्न आए और उसमें कहा जाए कि अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका लसक क्या होगा, तो बेटा जी अभाज्य संख्याओं का लसक बस दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो अतः लसक बराबर होगा a गुणे b। ऑप्शन ए जी, अभाज्य संख्याओं का लसक होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, बस गुणनफल। यहां पे लिखा हुआ है बिंदु x y की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी, तो कभी भी
मूल बिंदु से अगर दूरी पूछा जाए आपसे तो आपको घबराना नहीं है। मूल बिंदु से दूरी से होता है करनी में या अंडर रूट पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर। जी मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर, पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर, ऐसा बस होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस है तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अंडर रूट पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर हो गया। इसी को कहा जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर। यहां पे देखिए यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो तो लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन होगा l गुणे b गुणे h, खुद एक सूत्र है। अब tan के पद में हो, देखिए ध्यान से देखिएगा, tan के पद में हो और यहाँ पे गुणा है, सब गुणा में है, जी हाँ गुणा में है और tan के पद में है। तो इसका ऐसे प्रश्न जिसमें जो वैल्यू हो, अब tan 10, tan 15, tan 75, tan 80 इस तरह का वैल्यू है, यही वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 होता तो उनका वैल्यू मान होता है, लेकिन इनके मान नहीं होते तो इन्हें पूरक में बनाया जाता है और पूरक बनाने के लिए इनकी युग्म बनाई जाती है। युग्म, उस युग्म का रूल होता है कि इनका जोड़ 90 होना चाहिए। कहां हो रहा है? तो tan 10 और tan 80 90, 75 और 15 90, हो युग्म बनाया गया। अब ऐसे युग्म बनेगा तो इस युग्म में से एक को पूरक में बदलते हैं। 2 युग्म बना है तो 2 को पूरक में बदल दीजिए। 3 युग्म बना होता तो 3 को में पूरक में बदलते। तो tan का पूरक हो जाता है tan। यह आप पूरक में ध्यान रखिएगा, tan है तो इसका पूरक होता है cot, tan cot में जाएगा, cot tan में जाएगा, तो tan का पूरक cot होता है। तो cot होने के चलते tan 10 है तो ये हो जाएगा cot 80, जी हाँ cot 80 हो जाएगा। और tan 15 है तो यह हो जाएगा cot आपका 75। रूल याद रखिएगा कि जिनके युग्म से 90 हुआ है इसको चेंज करेंगे तो tan का cot हो जाएगा और थीटा बदल के इसके बराबर हो जाएगा। इस यह और यह मिलकर 90 हुआ है तो इसे चेंज करेंगे तो tan का cot हो जाएगा और 10 80 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 80 10 90 में से घटाया जाता है। दो पूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो आपका ये हो गया। तो अब मैंने इसको बदल लिया, इसको बदल लिया, इसके जगह पे cot 80, cot 75, ऊपर में है tan 75, tan 80। तो रूल होता है, यह हमेशा के लिए याद रखिएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1, अतः 1 हो जाता है। तो cot 80 tan 80 बराबर 1, tan 75 cot 75 बराबर 1, या 1 और 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। इसीलिए आप इसे इतना लंबा न करते हुए आप क्या कर लेंगे बेटा जी, बस 1 गुणे 1 कर लीजिए, यह युग्म से 1 और इस युग्म से 1, 1 1 1, बस हो गया बेटा, जिसका आंसर 1 हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे और इससे हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। क्वेश्चन नंबर 18 के पास चलते हैं और 18 को हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? आपके पास प्रश्न है कि इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है। तो पहले हम इसको जांच किए, तो यहां पे हमारे पास 2x क्यूब हो गया, तो क्यू है तो यह तो द्विघात समीकरण नहीं है। इसको जांच करते हैं, जांच आराम से करिएगा तब पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मैथ ऑप्शन से भी बनाए जाते हैं, इसको ऑप्शन से ही बनाए जाएंगे। निम्नलिखित कहा है तो इन्हीं में से बताना है बेटा। तो इसको देखेंगे, यहां पे है 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है सर। यहां पे है इस पे स्क्वायर होने के चलते यह भी वर्ग होगा, ये भी वर्ग होगा, तो यहां से निकलेगा हमको x स्क्वायर, ये प्लस में निकलेगा। और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस में है तो यह उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद 3 को x स्क्वायर में से अगर हम 1 को x स्क्वायर घटा लेते हैं तो हमारे पास बचता है 2x स्क्वायर। अतः यह प्रश्न हमारे पास द्विघात के रूप में ही बनेगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये द्विघात समीकरण है। चलिए बेटा जी आगे चलते हैं। एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। एक बेलन है और एक शंकु है जिसके आधार समान है। आपको पता है ना कि बेलन का आधार भी वृत्त जैसा होता है और शंकु का आधार भी वृत्त जैसा होता है, तो ये दोनों आधार समान है। यदि उनकी ऊंचाई भी समान है,
और उनका जो ऊंचाई है वह भी समान है, तो बताइए उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सुंदर सवाल, उनके आयतनों का अनुपात बताना है। चलिए, तो इसमें किसकी किसकी बात हो रही है, बेलन और शंकु की। तो पहला है बेलन और दूसरा है शंकु, इनकी बात हो रही है। तो बेलन के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो दोनों में सिंपल रहेगा, पाई आर स्क्वायर दोनों सिंपल रहेगा। क्यों क्यों क्योंकि उसने कहा है कि आधार, जो आधार है वो बराबर है, आधार वृत्त के जैसा होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये दोनों सेम है तो इसलिए कट गए। एच भी उसने कहा है कि ऊंचाई भी समान है, अतः एच भी समान है। अब हमारा अनुपात में क्या बच गया बेटा, ऊपर एक नीचे 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं नीचे का 3 ऊपर हो जाएगा 3/1 या 3:1। यह रहा हमारा आंसर 3:1, ये रहा आंसर। ऐसे बनता है बेटा, एकदम सिंपल मैथ होता है बाबू। एक्स अक्ष पर बिंदु, जो बिंदुओं इतने और इतने से समान दूरी पर है। अब यहाँ पे प्रश्न को समझना होगा बेटा, यहाँ पे बोला गया है एक्स अक्ष है, बात को पहले समझिए, अक्ष कौन सा है, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष की बात करेंगे तो हमारा जो निर्देशांक होगा कैसा होगा, एक्स अक्ष की बात हुई है तो एक्स अक्ष है तो एक्स रहेगा और उसके बाद 0 होगा, यही एक्स अक्ष होता है। एक्स अक्ष में एक्स रहेगा, दूसरा 0 होगा। तो हमारा इसमें क्या दिया है, इसमें एक्स नहीं है तो यह हो नहीं सकता। यह इसमें आपको दिया है 2 0, ये हो सकता है, 3 0 ये हो सकता है, और यह नहीं हो सकता है। तो आपके ऑप्शन इन्हीं दोनों में से कोई एक है। अब इसे बनाना पड़ेगा कि भाई आपको बताना है कि बिंदु इतना और इतने के समान दूरी है, तो भाई कैसे बनेगा। तो इस मैथ को बनाइए, एक्स अक्ष है तो आपको पता है कि यहाँ पे x 0 हो जाएगा, एक बिंदु का नाम है -1 0, दूसरे बिंदु का नाम है 5 0, इनको ऐसे मिला लीजिए। अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे समझिएगा। ये तो 0 है तो इसकी गणना तो होगी नहीं, ये 0 है तो इसकी गणना होगी नहीं, बहुत आसान सा मैथ होता है बेटा। आपको बस बनाना है इधर, क्या बनाना है, एक तो लिखना है x और उसमें से घटाएंगे -1, तो -1 को घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 1, बहुत सुंदर, +1, और इसको कर लेंगे यहाँ पे स्क्वायर। घबराइएगा मत, बराबर किधर चलते हैं। इसमें भी एक तो x लिखेंगे और एक -5 लिखेंगे और इस पे भी लिखेंगे स्क्वायर। सर इसका क्यों नहीं यूज हुआ, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। सिंपल बेटा मैथ ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न, ये लंबा मैथ है तो लंबा मैथ थोड़ी देगा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव बहुत शॉर्ट देता है, तो बस उसको समझना होता है कैसे बनेगा। अब यहाँ पे इसको तोड़ोगे आप, ध्यान से देखो, इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा। इसको जब तोड़ोगे तुम अपने से, जब इसको बनाओगे तो कैसे बनेगा देखोगे। देखिए जब आप इसको बना रहे हो तो x² प्लस, या दोनों साइड स्क्वायर है, देख रहे हो ना, दोनों साइड स्क्वायर है। तो इस मैथ को थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा समझने के लिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, बहुत हाई लेवल का बात है कि दोनों स्क्वायर को हम कटा सकते हैं। जी हाँ, कटा सकते हैं जी, इसको दोनों स्क्वायर को कटा सकते हैं, लेकिन कटाते ही यहाँ पे लिखना होगा प्लस में और एक को लिखना होगा माइनस में, ऐसा लिखना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मतलब बहुत ही बेटर पॉइंट है ये बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आप दोनों को कटा सकते हैं, लेकिन इधर लिख सकते हैं प्लस और माइनस, दोनों लिखना हो। कैसे हुआ कि बेटा ये स्क्वायर इधर गया तो उसे करनी किया, करनी करते हैं, करनी लगते हैं, दो चीजें आ जाती है प्लस और माइनस, इसलिए दोनों लिखना होगा। अब देखोगे बेटा तो तुम प्लस लोगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो आपको माइनस लेना है। x + 1 बराबर -x - 5। जी हाँ, अब इससे ऐसे लेंगे तो यहां पे हो जाएगा x + 1 -x और माइनस +5। बेटा ध्यान दीजिएगा, अब यह -x इधर आएगा तो -x, और यह जब इधर आएगा तो यह हो जाएगा 2x, क्योंकि -x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा जी, और यह एक इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो यहां पे हो जाएगा 4। यह 2 से यह 4 कट गया, कितने बार में, 2 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा।
आपका आंसर। बहुत ही खूबसूरत मैथ है, देख लीजिए, बनाने का तरीका भी देख लीजिए, बड़ा ही आपके लायक है तरीका और आपको बहुत पसंद आया होगा। और ये चीज पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्लस माइनस हो जाता है, तभी आपका ये बनेगा, नहीं बन पाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम चलते हैं इससे आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर हम 21 के पास चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है बेटा, आपके सामने क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है, क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है। आप इस बात को ध्यान में रखिए और इसे आसानी से बना सकते हैं आप। लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेम है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसकी ऊंचाई पूछा है। ऊंचाई अगर कभी भी समबाहु त्रिभुज की बात किया जाए तो आप उसे लिख देंगे √3/2a, बस √3/2a, बस इतना ही होता है ऊंचाई के लिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कभी भी पूछेगा तो आपको लेना है √3/2a जी। तो आपका √3 हो गया, बहुत सुंदर, बटा में 2 हो गया और ये मतलब भुजा, और आपका भुजा है 12 तो यहाँ पे 12 लिखकर गुणा कर देंगे तो 2 से 12 कट गया 6 बार में और आपका आंसर हो गया 6√3। एकदम सिंपल आंसर। इसको देखेंगे 3x - y = 5, 6x - 2y = k, कोई हल न हो तो। कोई हल नहीं है बेटा, जब कोई हल नहीं होता है तो आपको पता है क्या होता है, तो कोई हल नहीं होने पर होता है कि आप करते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। तो यहाँ पे बेटा जी हमको ये देखना होता है किसको निकालना है, k को निकालना है। k किस स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है, तो इसका तुलना कर लेंगे, फिर उसके साथ इसका और इसका तुलना कर लेंगे, बस हो गया आपका आंसर। तो क्या बोला है कि कोई हल नहीं है तो क्या लिखना होगा कि आपको लिखना होगा -y का गुणांक है a, बटा में इस समीकरण से और इस समीकरण से, इस समीकरण में y का गुणांक है -2, यहां पे लगाएंगे, बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है a1/, इसको बोलते हैं a1, इसको बोलते हैं b1, इसको बोलते हैं c1, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसलिए बराबर c1 को लेना है, इसलिए ये बराबर नहीं है। तो क्या लेंगे, इसका लेंगे 5 और इसका लेंगे k। यस, इसका लिए पहले यह बटा में यह, फिर यह बटा में यह, इस प्रकार से यह k इधर जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, k इधर जाएगा तो सिर्फ एक k हो जाएगा, बराबर नहीं है 5 दूनी के 10, यानी k बराबर नहीं है 10। आपका यही आंसर होगा, k बराबर नहीं है 10। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग के डोरी की लंबाई बताइए। जी हाँ, तो यहां पे फिर से वही छोटा सा चित्र आपको देखना है। यहां पे बोला है कि ऊंचाई दिया है 100 मीटर, बहुत सुंदर, और यहां पे कोण दिया है 60 डिग्री। आपसे बोला है इसकी डोरी, इसको बोलेंगे डोरी, डोरी हमेशा तिरछा जाएगा। जी बेटा, डोरी हुआ, सीढ़ी हुआ, वो तिरछा जाएगा, तो डोरी की लंबाई पूछा है। तो कौन सा ऐसा यहाँ पे समकोण है बेटा, तो यह लंब कहलाएगा और यह कर्ण कहलाएगा। तो लंब कर्ण से संबंधित त्रिकोणमितीय सूत्र कौन होता है, तो होता है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, थीटा का मान है 60, इससे साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 100 बटा में कर्ण। चलिए कर्ण, साइन 60 का मान होता है √3 बटा में 2 बराबर 100 बटा में कर्ण, तिरछा तिरछी गुणा हो गया, यह इधर चला गया √3 के और ये चला इधर 100 दूनी के 200, 100 दूनी के 200, हाँ 100 और ये 2 से गुणा 200, तो खाली के बराबर 200 बटा में √3। जी हाँ, 200 बटा में √3, यह आपका आंसर हो। कभी कभी इसका परिमेयकरण कर देता है तो उस समय देता 200 बटा में 3,
या 200√3/3 ऐसे देता है, लेकिन वो तो नहीं दिया है, सिंपल दिया है। अब आगे देखते हैं, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। कितना खूबसूरत सवाल है भाई, इसको ध्यान से देखेंगे और ये तुरंत बनेगा। सबसे खूबसूरत सवाल त्रिकोणमिति से ही है अभी। अब देखेंगे, अब हम इसको बना रहे हैं बेटा। देखिए, ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ए देखिए आपका वृत्त है और यह दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहां पे इनका झुकाव है 60 डिग्री। यह केंद्र है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको इसकी लंबाई पूछा है, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा गया है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना बहुत ही आसान है बेटा। आपका यहां पे बन गया है, आपका यहां बना है समकोण, इसको यहां से मिला दीजिए। आपको पता है, आप जानते भी हैं कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है और ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, बराबर ही नहीं सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होते हैं तो दोनों कोण भी बराबर बराबर बढ़ जाएगा। अतः इस साइड बच गया 30 डिग्री बस, और इस साइड भी हो गया 30 डिग्री। जी हाँ, तो अब इस तरह के समकोण त्रिभुज की बात करेंगे जहां पे आपका यह लंब है, यह आधार है और यहां पे दिया है कोण। तो यहां पे जो कोण दिया है, इस बात को समझिएगा कि कोण आपको, देखिए कोण आप ऐसे बनाते हैं वो, या तो कोण यहां देता है या तो कोण यहां देता है। तो यहां कोण देगा तो इसका नाम लंब हो जाता है और यहां कोण देगा तो इसका नाम लंब हो जाता है। बस उसी तरह से यहां पे भी हो जाएगा बेटा। यहां कोण दिया है तो यह कहलाएगा लंब और यह आपके हिसाब से हो जाएगा आधार। कब? जब इस त्रिभुज की बात करेंगे तो आपके पास लंब मिल गया और एक कोण मिल गया। तो बस लंब और आधार से संबंधित सूत्र का नाम है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर वही लंबाई आधार। आपके पास tan कितने डिग्री? तो tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लंब बाई आधार। आपका लंब है 3 और आधार आपको पता नहीं, आधार का नाम है स्पर्श रेखा, तो आधारे रख दीजिए। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 3 बाई आधार। यह आधार उधर चला गया तो आधार, यह हो जाएगा 3√3। इस तरह से आपको लंबाई निकल गया 3√3। ये रहा आपका आंसर। बहुत ही खूबसूरत सवाल, बहुत ही खूबसूरत ऑब्जेक्टिव। आप ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही जबरदस्त ऑब्जेक्टिव है और यह मैथ लघु तरीके में भी आता है। अब आप इसे आराम से समझिए और आराम से बनाइए। अब हम इससे आगे चलते हैं, इससे आगे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आपके पास अगला क्वेश्चन है 52 तासों की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृच्छिक एक पता निकाला जाता है। इसके लाल रंग का बादशाह होने की प्रक्रिया बताइए। बाबू, ताश में 2 तरह के लाल रंग होते हैं, एक का नाम होता है लाल पान और एक का नाम होता है ईंट। तो लाल रंग का बादशाह लाल पान का भी हो सकता है और ईंट का भी हो सकता है। तो लाल रंग के बादशाह की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 और टोटल ताश के पत्ते हैं 52। तो 2/52, 2 का आधा 1 और 52 का हो जाएगा 26, यानी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/26 हो गया। अब बताइए, इसमें बोला है कि -10 -6 -2 में पदों की संख्या क्या बताइए। इसमें पदों की संख्या बताना है बेटा जी। इसमें अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या पूछा है, तो इसका आसान सा तरीका होता है बेटा, इसको लिख दो, अंतिम पद को लिख दो। अंतिम पद में से इसका यह सूत्र होता है, अंतिम पद माइनस पहला पद बटा में d और जो आएगा उसमें 1 जोड़ दो। बस यही इसका ट्रिक है बेटा। तो अंतिम पद तुम्हारा 34 है
उसमें से तुम्हें घटाना है पहला पद, तो घटाओगे तो वो भी माइनस में हो जाए, तो माइनस प्लस 10 हो जाएगा। जी हाँ, जुड़ जाएगा। अब हमको चाहिए क्या, b, तो -6 में से -10 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 में से माइनस घटेगा तो आपके बचेगा 4, यानी d हो गया 4। आपको पता है ना कि d बराबर क्या होता है बेटा, a2 माइनस a1। a2 है आपका -6 माइनस, और a1 है आपका 10, तो वह माइनस प्लस 10, और 6 में से 10 को घटाओगे तो 4 आएगा। जी, तो यहां पे रखा जाएगा 4। जी हाँ, लास्ट में एक जोड़ देना है, तो 34 और 10 हो गया 44। 44 में 4 से भाग कर दिए तो आपका हो गया 11, और 11 में 1 को जोड़ देंगे बेटा जी, तो कितना हो जाएगा बोलिए ना, 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12, यानी वो कौन सा पद होगा, तो बराहमा पद होगा। यानी पदों की संख्या कितनी होगी, तो 12 होगा। इसमें बोला है कि x का नियामक कौन है, x मतलब भुज, भुज का नियामक कौन है, तो पहला को भुज कहते हैं, दूसरा को कोटि कहते हैं, b फॉर भुज, c फॉर कोटि। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका हो गया 6। अब इसमें बोला है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बताएं। कितना सुंदर क्वेश्चन, देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बताना है बेटा, तो पहले इसको द्विघात बहुपद में बना लिया जाए, तो यह हो गया 2, और x और x का गुणा हुआ x स्क्वायर, माइनस x और 5 में गुणा हुआ बेटा तो -5x, अब -3। यह हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। हमको पूछा है योग, तो योग बराबर होता है -b/a। तो इस गणित में b का मान है -5, तो बेटा इस सूत्र से माइनस, और b का मान है -5। यस यस, b मतलब x का गुणांक, और x का गुणांक है -5 बटा में 2, माइनस से माइनस कट गया, यानी 5 बटा में 2। ये रहा हमारा आंसर। अब आप आराम से देखिए ध्यान से बेटा, समझ में आया, समझ गए ना, आराम से समझिए बेटा। अब देखते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही खूबसूरत अपने आप में लिखा हुआ है, 1 + 2 + 3 ... n बराबर है, यानी यह कह रहा है कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, तो आप जान लो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n + 1 बटा में 2, यही सूत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। अब आपको बताना है कि इसमें बहुपद कौन बहुपद है, तो बेटा जान लो, पहला नंबर जान लो बहुपद में चर करणी में नहीं होता, इसमें चर करणी में है तो बहुपद नहीं है। इसमें भी चर करणी में है, भी बहुपद नहीं है। अब देखिए इसमें बहुपद में चर करणी में नहीं, इसमें चर करणी में नहीं है, इसमें चर करणी में नहीं है, तो यह बहुपद है। बहुपद का रूल होता है बहुपद में चर करणी में नहीं होना चाहिए, अगर है तो बहुपद नहीं है। बहुपद में जो चर है उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अगर है तो बहुपद नहीं है। बहुपद में चर बटा में नहीं होना चाहिए, अगर है तो बहुपद नहीं है। बहुपद का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, बहुपद का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, अगर बहुपद का घात भिन्न है तो वो भी बहुपद नहीं है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दो चर x y में रैखिक समीकरण ax, देखिए इसमें जो रूट में है ना बेटा वह अंक है, चर नहीं है, अचर है। ax + by + c के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं, ऐसा प्रश्न। यह बाबू जो है ना, यह रैखिक समीकरण है दो चरों का, और दो चरों का रैखिक समीकरण एक ठो है, युग्म नहीं है, एक ठो है, तो इसके जो हल होंगे ना बेटा अनगिनत होंगे। क्या होंगे? अनगिनत। अब देखिए 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है, यानी अंतिम पद है 88, पहला पद है आपका 1 दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कितने n है, तो अभी भी मैंने बताया कि आपको इसको 88 लिखना है, 88 में से इस पहले वाले पद को घटा लेना है, पहले वाले पद को क्या करना है? घटा लेना है।
और घटाने के बाद इसके d से भाग देना है। तो इसका d कितना होगा, 4 में से 1 गया बाबू, हो गया 3, और इस तरह से आपके पास हो जाएगा 88 में से 1 गया 87, 87 में आप 3 से भाग कर दिए तो 3 दूनी के 6 बचा 2 27, 3 9 27। मैंने कहा कि उसमें एक जोड़ देना है, तो 29 प्लस 1 बराबर 30, यानी वो कौन सा पद होगा बेटा, तो 30वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 30वां पद होगा। इसमें बताना है कि -3 -5 किस पाद में स्थित है। -3 -5 किस पाद में स्थित है, तो बेटा दोनों माइनस है तो तीसरे पाद में स्थित है। दोनों माइनस है तो किसमें होगा बेटा, तीसरे पाद में स्थित है। दोनों माइनस में है तो तीसरे पाद में स्थित है। दोनों प्लस में तो पहले पाद में स्थित है। पहला प्लस और दूसरा माइनस है तो चौथे पाद में है, और पहला माइनस और दूसरा प्लस है तो दूसरे पाद में है। बेटा ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत बेटा। आप इसको 2 मिनट में देख लीजिए, आपको एकदम आएगा। लिखा हुआ 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 के 2 रखिए, और cos 60 का मान कितना होता है, तो बाबू cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, लेकिन उस पर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर लीजिए। तो 2 गुणे 1/4, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो आपके पास आ गया 1/2। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यस, cos 60 का मान होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर होने के चलते ऐसा हुआ है। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 है तथा गुणनफल -10 है। यानी योग और गुणनफल दिया हो और आपसे द्विघात बहुपद पूछे या समीकरण पूछ रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि x² माइनस योग इंटू x लिख देना है और प्लस लिख देना है गुणनफल, यही आपको लिखना होता है। तो x² हो गया बेटा, माइनस योग दिया है 3 तो 3 लिख देंगे, उसके बगल में x लगा देंगे, प्लस गुणनफल, तो गुणनफल बेटा जी -10 है, तो वो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -10, यानी x² -3x -10, x² -3x -10, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मतलब जो एक और स्वयं से कटे, बस बेटा जी। तो उसमें ऐसा कौन है, तो वह 23 है, जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यही एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 15 भी कट जाएगा, 12 भी अन्य से भी कट जाएगा। आप समझ लीजिए अगला क्वेश्चन, 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + cot थीटा - cosec थीटा का मान कितना होगा? बेटा जी बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इस सवाल को आप हल करेंगे, और हल करेंगे तो ही इसका उत्तर पाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, इसको हल करना पड़ेगा। आप देखिएगा, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रश्न है, इसमें आप समझ सकते हैं कि त्रिकोणमितीय वाला जो भी प्रश्न होता है, तो अगर tan है, sec है, इस तरह का है, तो उसे sin और cos में बदल लो, जिससे आपका मैथ आसान बन जाता है। तो हमने इसको बदला 1 + tan थीटा, क्या दिया है बेटा, 1 + tan थीटा दिया है, 1 + tan थीटा, तो 1 का 1 लिख देंगे, और tan थीटा की जगह पे लिख देंगे tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा लिख देंगे बेटा। उसके बाद sec थीटा बराबर होता है 1 बटा में cos थीटा, इस तरह से हो गया बेटा। और सेम टू सेम इसको भी उसी तरह से तोड़ लेंगे, तो 1 + cot का हो जाएगा बाबू cos थीटा बटा में sin थीटा, और आपके पास है cosec थीटा का हो जाएगा बेटा जी, cosec थीटा का हो जाएगा 1 बटा में sin थीटा। अब यहां पे बेटा जी इस मैथ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो यह cos थीटा का लसा हो जाएगा cos थीटा, और इसका जब हम बटा का जोड़ करेंगे तो यहां पे भी हो जाएगा cos थीटा प्लस यहां पे हो जाएगा sin थीटा प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी करेंगे, तो इसका लसा हो जाएगा sin थीटा, और ऊपर में हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा -1 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न अगर आपको कभी भी दिखे, तो इन दोनों को एक साथ ले लिए, इसको दूसरा ले लिए, इसको दूसरा ले लिए, एगो प्लस में है एगो माइनस में, तो इसका रूल बनता है अगल स्क्वायर माइनस बगल स्क्वायर, इसका बनता है, पर ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम हो गया अगल। देखिए cos थीटा sin थीटा हो चाहे sin थीटा cos थीटा, दोनों एक ही है, तो इसको बोलेंगे अगल, इसको बोलेंगे बगल। तो अगल स्क्वायर cos थीटा प्लस sin थीटा, अगल स्क्वायर
माइनस बगल स्क्वायर, तो बगल स्क्वायर मतलब a, यस 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 इसको कहेंगे, इसे ही आप बोलते हैं a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही बात मैंने लिखा है। और बटा में हो जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे इसको, अब तो जब आपको तो पता ही है इसको कैसे कर सकते हैं, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ लीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा बटा में cos थीटा इनटू sin थीटा, और यहां पे हो जाएगा माइनस 1। अब बेटे ध्यान से यहां पे देखेंगे, यहां पे थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस 1 बटा में cos थीटा इनटू sin थीटा। यह माइनस में और प्लस में खत्म हो जाएंगे, यहां पे बच जाएगा 2 cos थीटा इनटू sin थीटा और बटा में बच जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा, दोनों कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा सिर्फ 2। यह थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था बेटा, इसको थोड़ा सा अच्छा से देख लो, आप समझ लो थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बस यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है, बस क्षेत्रफल पूछा है जी, तो 4 पाई में 2 पाई से भाग कर दीजिए, कितने बार बढ़ गया, 2 बार में, यानी दुगना हुआ है, यानी त्रिज्या दुगना हो तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो बस इसका स्क्वायर कर लीजिए, 2 दूनी के 4 गुना होगा सर जी, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, बस हो गया 4 गुना आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0 0। अब देखिए x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो बेटा जी x का बोलेगा तो y के समानांतर, y का बोलेगा तो x के समानांतर, तो इसका उत्तर होगा y अक्ष के समानांतर होगी, बस हो गया।